सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत हम मध्य प्रदेश में हैं, उस मध्य प्रदेश में जो इस समय उपचुनावों की तपिश से गरमाया हुआ है। सर्दी धीरे धीरे आ रही है, पर यहां तपिश का माहौल है। माहौल इसलिए है कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ वीडी शर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के पास हैं। उनके पास इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, पर कमलनाथ जी के निशाने पर आजकल वीडी शर्मा है। क्यों है ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो वीडी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जानने में बड़ी दिलचस्पी हमारी, ये क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके तहत कमलनाथ जी की मोहब्बत आपके प्रति इस कदर उमड़ रही है। जहां जा रहे हैं वहां से आपकी उम्र, आपके पहनावे, आपके तरीके पर बात कर रहे हैं। थोड़ा रोशनी मिले, इतनी मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे कमा ली आपने? अब ये तो हिमांशु जी वैसे वही बता सकते हैं कि उनका प्रेम मेरे प्रति क्यों इतना उमड़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से जो मेरे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूं। एक प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका बनती है राजनीतिक दल में, और भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो उसमें मैं किस भूमिका में उसको अच्छे से अच्छा निभा सकूं, ये मेरा प्रयास है। लेकिन कमलनाथ जी ने जब इस बात का कहा कि जब मैं सांसद था तब शायद वो निक्कर पहनना भी नहीं सीखे होंगे जी, तो मैंने तो कहा कि मेरे लिए तो अच्छी बात है कि आपके जैसे लोगों से मैं सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मेरी मानसिकता तो हमेशा सीखने की है। आप वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मुझे तो अच्छा लगता है कि आपसे कुछ अच्छी बातें और मैं सीखता। लेकिन आपने इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या उनको पीड़ा है या क्या परेशानी है, जो भी रही होगी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको पीड़ा जरूर है जिसके आधार पर मुझे लगातार इस प्रकार के आक्रमण करने का वो प्रयास कर रहे हैं। वाकई आप उनसे सीखना चाह रहे हैं आप, या आप उन्हें सिखा रहे हैं? ये सवाल इसलिए हो रहा है कि उम्र के संदर्भ में और अनुभव के संदर्भ में ये जो मामला है, पर जैसे ही आप प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं उनकी 15 महीने पुरानी सरकार इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। जितने कांग्रेसी हैं, कैलेंडर की तारीख बदलती है, उसके साथ में उनको भाजपा ही बनते हुए हम देखते हैं। तो आप वाकई सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है। हिमांशु जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि जब सरकार गिरी कमलनाथ जी की, मुझे जिम्मेदारी मिली थी उस समय, और बाद में फिर जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, तब उन्होंने अपने वक्तव्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा था कि मेरा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था। तब मैंने उनको नेहरू जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद दिलाई थी कि नेहरू जी ने भी कहा था जनसंघ बनते समय कि जनसंघ को मैं कुचल दूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी, ये तो मुझे पता नहीं जनसंघ कब कुचला जाएगा, लेकिन जिसके मन में ये विचार आया है उस विचार को इस देश के अंदर हम जरूर समाप्त कर देंगे। जो आज उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सार्थक साबित होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा था कि संगठन मेरा टारगेट, तो मैंने कहा था कि अब चिंता मत करिए कमलनाथ जी, अब ये जो कार्यकर्ता है, जो हनुमान स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर बैठा है, इसको आपने जागृत कर दिया। अब इन चुनावों में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा कार्यकर्ता इसका जवाब बेहतर तरीके से देगा, और उन्होंने दिया। तो हो सकता है शायद उनको इस बात की पीड़ा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जिस प्रकार से एक्टिवेट है, काम कर रहा है, राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तो उससे भी उनको पीड़ा हो सकती है कि ये भाजपा का संगठन इतना ताकतवर है कि आज हमारी सारी चीजों को वो खत्म कर रहा है, और उनका आज संगठन भी नेस्तनाबूत हो रहा है, बाकी उनके लीडर भी अप्रासंगिक हो रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी बन रही है, पहले जनता ने नकारा, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता भी धीरे धीरे नकार रहे हैं। आपने कहा कि बूथ बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता है, वीडी शर्मा जी अध्यक्ष बने, बूथ बूथ पर कार्यकर्ता और मजबूती के साथ डट गया है। पर ये कौन सा सिलसिला आपने शुरू किया है जिसमें कार्यकर्ता बूथ बूथ पर मौजूद है और चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से लोगों को लाया जा रहा है और उनको विधायक सांसद बनवाया जा रहा है? थोड़ा इस पर दृष्टि दें। ये भाजपा का जो मूलभूत कार्यकर्ता है उसके हिस्से में क्या दरी बिछाना, पर्ची बांटना और पर्चियों के लिए लोगों को लाना ले जाना ही रहेगा, या इसके अलावा भी मौका मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वास्तव में एक जिसको हम शब्द कहते हैं कि हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो हैं, लेकिन राजनीति में चुनाव जीतना ये भी एक महत्वपूर्ण होता है। भारतीय राजनीति में आज जिस प्रकार का परिदृश्य बन रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आज देश के अंदर हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है,
अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मोदी जी के साथ देश के अंदर वो आना भी चाहते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप में बिखराव है, केंद्र के अंदर भी और राज्य के अंदर भी, राज्य में भी दो ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जिनको मुझे लगता है कि मैं कभी उम्र के कारण से कभी कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से उनकी भाषा और चीजें जो करते चले जा रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि शायद अब उनकी भी बहुत उम्र हो गई है। तो मध्य प्रदेश में वो अपने बेटों की लड़ाई में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, ये जाएंगे तो ये आएगा, वो जाएंगे तो ये आएगा। तो कांग्रेस की लीडरशिप को और कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब हमको कुछ करना है। ये सुलोचना रावत का इशू था। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो किया, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, हम कांग्रेस के नेतृत्व में इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको लगा कि अब हमको भाजपा के साथ जाकर के अगर जनजातीय क्षेत्र में आदिवासियों की सेवा करनी है तो भाजपा ही सबसे अच्छा फोरम हो सकता है। वो आई। तो इस प्रकार के लोग आएंगे जो नेतृत्व में नीति में विश्वास रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में और रणनीति में अगर लगता है कि इनको लड़ाने से और बेहतर हो सकता है, जो 28 मित्र आए थे, चुनाव लड़े, पहले 20,000 से जीते, भाजपा में आने के बाद वो 60,000 तक चले गए, 52,000 तक चले गए। तो भाजपा का कार्यकर्ता अब केवल इनोसेंट या इमोशनल नहीं है, वो अब पॉलिटिकल डिसीजन करता है कि सरकार बनाने के लिए ये चाहिए। और कांग्रेस अगर निस्तानाबूत हो रही है तो अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए जब निर्णय नेतृत्व लेता है तो उस पर सील लगाने का काम भाजपा का कार्यकर्ता हम सब मिलकर के करते हैं। मैं भी कार्यकर्ता हूं, बाकी भी कार्यकर्ता हैं, तो सब मिलकर के इस भूमिका में आते हैं। भाजपा जो है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता, जिसका नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दीक्षित होता है, उसका घुसपैठियों के संदर्भ में हमेशा से ऐतराज रहा है। देश के संदर्भ में ये दूसरे देश के या सीमाओं से लोग आते हैं, इनके आने से फिर ये इसको अपना बताने लगते हैं और हम लोग असुरक्षित हो जाते हैं। ये जो दूसरी पार्टियों से जो फौज चली आ रही है, इससे असुरक्षता महसूस नहीं हो रही है। ये जो घुसपैठी आ रहे हैं, इससे मूल कार्यकर्ता जिसने दशकों इस पार्टी में परिश्रम और पसीना बहाया है, उसके हितों की चिंता कैसे होगी? हिमांशु जी, आप देखेंगे कि खंडवा लोकसभा के अंदर जब प्रत्याशी चयन की बात आई, आप देखिए कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो बरसों से लगातार जिसका उल्लेख आपने किया उन सारे कामों को कर रहा है। जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, एपीजे अब्दुल कलाम उसके काम को देखने के लिए आए थे। तो ऐसे अच्छे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आप अगर रैगांव के अंदर देखेंगे कि प्रतिमा बागरी जिले की महामंत्री है, सामान्य कार्यकर्ता है। उसने कभी कल्पना नहीं की कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर के विधायक का चुनाव लड़ सकती हूं। आज वो भी मैदान में है। लेकिन जोबट के अंदर ये लगता है कि जोबट में जनजातीय क्षेत्र में जो भ्रम छल कपट की राजनीति कांग्रेस और वामपंथियों के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करके जो भ्रम फैला रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए जो रणनीतिक तैयारी चाहिए, शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस दिशा में अपने कदम बढ़ा करके ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए भी अगर राजनीति में कुछ करना है तो मुझे लगता है वो भी आवश्यक है। वी.डी. शर्मा जी, सवाल है इस बात का कि शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 15 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीच का 1.5 साल का अपवाद छोड़ दें तो क्या 15 साल के कामकाज के बाद ऐसे हालात नहीं है प्रदेश में कि केवल उनके नाम और उनके काम के आधार पर आप जीत हासिल कर सकें? इसके अलावा बाकी रणनीति की, जोड़ जुगाड़ की क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है कि एक मजबूत सरकार के रहते हुए भी ऐन चुनाव के मौके पर सचिन बिरला को भाजपा में लाना पड़ रहा है, एक और उपचुनाव के लिए प्रदेश को ले जाना पड़ रहा है? वी.डी. शर्मा क्या सोचते हैं इस संदर्भ में? नहीं, सचिन बिरला को भारतीय जनता पार्टी में कोई लेकर के नहीं आया जी। उनको लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सेवा करना चाहता हूं। जैसे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है तो मैं देश के लिए कुछ करने में मेरी भूमिका भाजपा में ही बन सकती है जी। और भाजपा में ऐसे लोग आते हैं कि ज्योतिरादित्य जब आए तब उनके बारे में कहा गया कि सीए कानून का समर्थन उन्होंने किया जी। उन्होंने धारा 370 का समर्थन किया था कि धारा 370 हटनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था। यानी ये उस देश वाले लोग हैं जो देशभक्ति पर, राष्ट्रीयता के भाव पर उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर मैंने दृश्य देखा, मैं आपको बहुत उस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि आपके माध्यम से जनता में जाएगा कि जब लोग आए, उन्होंने कहा, मेरे सामने की बात है कि साहब एक बात का बड़ा मन हमारा प्रफुल्लित है
कि हम कांग्रेस में रह करके भारत माता की जय और श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब हमारा मन प्रसन्न चित्त है कि हम खुल करके श्री राम का नारा भी लगा सकते हैं और भारत माता की जय भी कर सकते हैं। तो ये जो भाव है मन के अंदर, तो देश के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस को आज देख करके उनके हालात देखते हैं तो उनको लगता है कि अब हमको कुछ करना है तो दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हम जा सकते हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया है। तो सचिन उसी का एक हिस्सा है। वी.डी. शर्मा जी ने बड़े ही आकर्षक तरीके से ये बताया कि जब भाजपा में आ जाते हैं तो जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जय बोल सकते हैं। और वी.डी. शर्मा जी का दायरा केवल मध्य प्रदेश नहीं है, वो सांसद हैं, दिल्ली की राजनीति को भी देखते हैं। कल की ही बात है, महाराष्ट्र में सांसद हैं प्रदीप जी, उन्होंने कहा है जब से भाजपा में आया हूं चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि अब डर नहीं है, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। थोड़े इस आराम, चैन, सुकून के संदर्भ में भी वी.डी. शर्मा कुछ कहेंगे? देखिए, ये आराम, सुकून, चैन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आदमी का मन वैसे ही इसलिए अच्छा होता है कि यहां देश के लिए, समाज के लिए और ईमानदारी के साथ काम करने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर एक कल्चर डेवलप किया है, एक वर्क कल्चर डेवलप किया है और एक गुड गवर्नेंस के साथ देश में काम कैसे करना, ये माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जो दिखाया है, इससे भी लोगों को लगता है कि हम भाजपा में आकर के हम एक अच्छे अपने आप को फील करते हैं। जैसे मैं कल सुलोचना रावत जी मेरे साथ में थी तो मैंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा भैया मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा कोई दल, परिवार जैसा भाव, हर आदमी यहां पर, हर कार्यकर्ता, मुझे तो कल्पना नहीं है कि ऐसे लोग भी हैं जी। और मैं आकर के यहां मुझे लग रहा है कि इतने सालों तक हम काम करते रहे लेकिन कांग्रेस में कभी इस प्रकार का अपनत्व हमको नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के भाव के साथ, देशभक्ति के भाव के साथ काम करती है, तो जब लोग आते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक परिवार भाव है वो इस समय जनता के साथ में भी बड़े परिवार के रूप में दिख रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वी.डी. शर्मा हो, कुटिया में रहने जा रहे हैं, गांव गरीब के लोगों के साथ में रोटी सोटी खा रहे हैं। ये क्या नौबत आ गई चुनाव के संदर्भ में जिसके कारण से इस स्तर पर भी जाना पड़ रहा है? नहीं, ये नौबत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं तो बहुत पहले से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व हमारा है, बूथ के जैसे मैं जाता हूं तो बूथ अध्यक्ष के मैं घर जाता हूं, वो अनुसूचित जाति का होगा, जनजाति का होगा, सामान्य कार्यकर्ता होगा, कोई भी होगा, बूथ अध्यक्ष को ताकत देना, उस जगह पर लोगों को लगना चाहिए कि बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण है। तो बूथ का अगर हम फोकस करके काम करते हैं और हम कहते हैं कि बूथ ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, तो उस बूथ के अध्यक्ष को ताकत देना ही हमारा काम है। तो इसलिए चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो या मंडल का अध्यक्ष हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राही के घर भोजन करने जाते हैं, तो जो हितग्राही लाभान्वित होकर के जिस गरीब का जीवन बदलता है उसको टच करना, यही हमारे नेतृत्व का काम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री सीधे संवाद करते हैं, हम लोग सीधे उनके घरों में जाते हैं। मैं अभी एक घर में गया, अनुसूचित जाति के अपने कार्यकर्ता का घर, चरमकार जो काम करता है, आज ही वही काम कर रहा है, मंडल हमारी बूथ का अध्यक्ष है। जब मैं उसके घर याद में देखता हूं कि ये घर जो है ये प्रधानमंत्री आवास में मुझे मिला है, मैं देखता हूं उसके घर में एक थैला टंगा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चित्र है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का थैला है। आदमी का मन इतना प्रफुल्लित होता है कि हमको भाजपा की सरकार ने आज घर दिया है। मैंने देखा कि गैस कनेक्शन, बोले गैस कनेक्शन भी मिल गया है, आयुष्मान कार्ड, बोले हाँ आयुष्मान कार्ड भी हमको मिला है। आदमी का जीवन बदल रहा है देश के अंदर। गरीबी हटाना ये केवल नारा नहीं हो सकता, गरीबों का जीवन कैसे बदलेगा ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर करके दिखाया है। तो इसको टच करना, उस कार्यकर्ता से उन लोगों के यहां जाते हैं तब इसका एक अलग अनुभव हमको भी मिलता है और वहां के जो व्यक्ति है उसको भी मिलता है। जब आम आदमी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आप ला चुके हैं, ऐसा आपका दावा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बूते, तो फिर इस उपचुनाव को लेकर इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या कारण है कि संगठन प्रमुख वी.डी. शर्मा लगातार चुनावी दौरे करे, समझ में आता है, पर सरकार का मुखिया जिनका नाम सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान भी हैं, उन्होंने भी पिछले 15 महीने से सब कुछ भूल के केवल चुनाव पर ही फोकस कर रखा है। इतना डर किस बात का, इतना भय किस बात का? नहीं, डर नहीं है, तो बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन कोई भी चुनाव राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से ही लेती है।
चाहे सरकार में बैठे हो तब या संगठन का हिस्सा हो वो तब, हम किसी भी चुनाव को, या हम ऐसा मानते हैं और चाणक्य भी इस बात को कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए जी। और भारतीय राजनीति में डर एक बात का जरूर है कि झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, कि जो वैक्सीनेशन पर भी झूठ बोलते हैं और गांव में ट्राइबल क्षेत्र में जाकर के कहते हैं मोदी का वैक्सीन है, इसको लगवाओगे तो मेरी माताओं बहनों आपको तो आप बांझ हो जाओगी, लोगों को कहेंगे आपको पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी। ऐसे लोग भी ये कांग्रेस या वामपंथी या देश विरोधी ताकतें इस प्रकार का काम भी देश के अंदर करती हैं। तो झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को अगर जवाब देना है तो अच्छा काम करने वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए मैदान में उतर के आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आपने कहा, चाणक्य ने कहा है दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर दुश्मन को इतना भी मजबूत कैसे मान ले रहे हैं? एक तरफ 74 वर्षीय कमलनाथ हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फौज लगा रखी है। एक कमलनाथ एक तरफ, दूसरी तरफ इतनी बड़ी फौज, थोड़ा असंतुलन नहीं हो रहा? नहीं, असंतुलन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम की पद्धति है। कांग्रेस के अंदर जो यूथ लीडरशिप है, आप पूरे देश का इतिहास देखेंगे तो केवल यूथ एक बचा है और वो है श्रीमान राहुल गांधी। कोई दूसरा यूथ आ नहीं सकता। ज्योतिरादित्य चले गए, सचिन पायलट जाने की तैयारी में हो गए, मुरली देवड़ा के हाल क्या है, यूपी के अंदर जो हमारे जितिन प्रसाद के बेटे उनके हाल क्या हैं, ये सब जो यूथ थे उन यूथ को लगने लग गया कि हमारा हाल क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही यूथ रह सकता है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर अरुण यादव ने कहा खंडवा लोकसभा के अंदर, वो बड़े युवा हैं, उन्होंने कहा मैं फसल बोता हूं, कोई फसल काट ले जाता है। उनके यहां इंडिविजुअल व्यक्ति अपने संगठन में अपने बेटों की चिंता कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का बेटा कैसे आएगा, मेरा बेटा कैसे आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम है, उस टीम में सबकी कोई न कोई भूमिका है। तो कैलाश जी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रहलाद जी भी भूमिका निभा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी भूमिका निभा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरदेव उमा भारती भी भूमिका निभा रही है। हमारे यहाँ टीम भावना से मिलकर के काम करते हैं, परिवार है सबका, कहीं न कहीं जो जो रोल है उन रोल को प्ले करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हम बड़े घबराए हैं या इनसे कोई हमको चिंता है, हम अपनी पद्धति पर उसके अनुसार काम करते हैं। यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है। आपने कहा दो नेताओं का नाम लिया, कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, और बताया दोनों अपने अपने बेटों की चिंता कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, वो केवल बेटों की चिंता नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ जी का तो जिक्र किया, वो वीडी शर्मा की भी बहुत चिंता कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी वीडी शर्मा की बड़ी चिंता कर रहे हैं। वो भी लोकायुक्त के दफ्तर में गए, बताया कि आप क्या क्या कर गुजर रहे हैं, थोड़ा रोशनी देंगे। कमलनाथ जी की मोहब्बत तो समझ में आई, ये दिग्विजय सिंह भी आपके प्रति इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों कर रहे हैं? हिमांशु जी, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों, मैं वैसे बहुत छोटा भी हूं, अनुभव में भी कम हूं, और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस जिम्मेदारी के अनुरूप बनने का प्रयास कर रहा हूं। और मैंने पहले ही कहा कि चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो, मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तब भी एनएसयूआई के हम लोग मिलकर के एक साथ ये प्रयास करते थे कि छात्र हितों के लिए सामूहिक तौर पर लड़ें। लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद में था तब की बात कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी का मेरे ऊपर इतना प्रेम है, पता नहीं क्यों है, कि उस समय भी उन्होंने कहा कि व्यापम का सबसे बड़ा हीरो वीडी शर्मा है। जिस व्यापम के इशूज को उठाने वाला वीडी शर्मा था, तब विद्यार्थी परिषद थी, विद्यार्थी परिषद ने उठाया था, मैं उसमें संगठन मंत्री था। उन्होंने बयान दिए थे, मैंने उस पर मानहानि का दावा आज भी कर रखा है, कोर्ट में दिग्विजय सिंह को जाकर के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से लोकायुक्त और बातें की है, एक और कमलनाथ जी कहते हैं कि फर्जी लोकायुक्त है, हम असली लोकायुक्त बनाएंगे, दूसरे ओर दिग्विजय सिंह उस लोकायुक्त का गुहार करने के लिए जाते हैं। तो कांग्रेस में बिखराव तो लोकायुक्त के ऊपर भी है कि एक असली कहता है और एक गुहार करने के लिए जा रहा है। तो ये जवाब तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहिए कि भैया असली है कि नकली है, जिस पर आप इस प्रकार की भाषा मध्य प्रदेश के अंदर बोल रहे थे। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रहार करना यह भी बहुत भारतीय राजनीति के लिए और इस लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। जिस प्रकार का एक जिम्मेदार व्यक्ति ने बयान दिया, वो मुझे लगता है कि शायद मैं उसको अच्छा नहीं मानता। तो हम अपनी बातचीत को अब निर्णायक चरण में लेकर चलते हैं शर्मा जी, और आपसे समझना ये चाहता हूं कि इस उपचुनाव में क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं। अगर इतिहास की बात करें तो 2-2 का आंकड़ा है, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, 2 सीटें भाजपा के पास थी, तो कुल मिलाकर टाई होने के हालात रहे थे।
टाई की संभावना है या कुछ और बेहतर देख पा रहे हैं वीडी शर्मा? तो ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी लगातार क्षेत्रों में जनता के बीच हम लोग गए हैं, जनता का और युवाओं का जिस प्रकार का एक अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, हर क्षेत्र में, रैगांव में, जोबट के अंदर, लोकसभा तो है ही, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप पृथ्वीपुर विधानसभा के अंदर, जिसको लोग बड़ा ऐसा प्रयास कर रहे थे कि पृथ्वीपुर तो पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं पृथ्वीपुर के अंदर ड्रास्टिक परिवर्तन है। लोगों को वहां लग गया है कि जिस प्रकार का एक दहशतगर्दी, गुंडिज्म जो था, और एक परिवार वर्षों से कब्जा करके गुंडागर्दी के आधार पर राजनीति कर रहा था, आज लोगों को यह लगा है कि इससे निजात पाई जा सकती है और लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा के साथ हम तीनों विधानसभा की सीट और लोकसभा भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चारों सीटों को जीतने का दावा जो आप कर रहे हैं, आखिरी सवाल, किस आधार पे इतना आत्मविश्वास आ रहा है वीडी शर्मा जी का? कांग्रेस के बिखराव के चलते, अपने संगठन की क्षमता के चलते, या शिवराज सरकार का जो भी कार्यकाल अभी रहा है उसके चलते? किस आधार पे इतना आशान्वित हैं वीडी शर्मा? आशान्वित मैं केवल इसलिए हूं कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, एक तो संगठन तंत्र की जो मजबूती है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो अथक मेहनत प्रत्येक बूथ पर, हमने बूथ को फोकस किया है और बूथ पर लगातार इतने दिनों से काम करते हुए, और पहले भी चुनाव हो या न हो, ये ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हम तो अपने बूथ के सशक्तिकरण, कार्य विस्तार, कार्य सुदृढ़ीकरण इस अभियान में जुटे हैं, लेकिन अचानक चुनाव आ गए। तो इस काम में जो कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता की मेहनत हमारा सबसे बड़ा आधार है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों का जो जीवन बदला है, ये एक बहुत बड़ा आधार। हर गांव में, हर घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने छल कपट करके गरीबों का हक और अधिकार छीना था, हमारी सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उन गरीबों को हक और अधिकार के साथ पुनः उन योजना को लागू करके उनके मन और हृदय को जीतने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि ये चुनाव इस आधार पर कॉन्फिडेंस है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मैंने कहा तो था कि यह आखिरी सवाल है, पर आपने एक बात ऐसी बोल दी जिसके चलते सवाल पैदा हो गया। आपने कहा हम तो संगठन के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण, इन कामों में लगे थे, अब ये उपचुनाव आ गया इसलिए इसमें लग गए। पर ये उपचुनाव खत्म हुआ नहीं, उससे पहले एक और उपचुनाव की तैयारी आपने सचिन बिरला के रूप में करा दी। आपसे जानना चाहता हूं वीडी शर्मा जी, कितने उपचुनाव और कराने की हसरत दिल में लिए हुए हैं संगठन प्रमुख भाजपा के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के उपचुनाव कराने का कोई शौक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नीति में अगर किसी को लगता है कि हम जाना चाहते हैं, जो मैंने उल्लेख किया कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जनता ने नकारा, अब उनके कार्यकर्ता और उनके लीडरशिप भी अब उनको नकार रही है। यानी बिखराव हो गया या टूट रहे हैं, या मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नटवर सिंह और कपिल सिब्बल जो कहते हैं कि साहब इस देश के अंदर कांग्रेस कौन चला रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई कहते हैं कि बूथ पर तो कांग्रेस बची ही नहीं है, चुनाव कहां से जीतेंगे। तो ये जो हालात बन रहे हैं उसके आधार पर लोग अगर आना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है कि अगर किसी को लगता है कि हम भाजपा के साथ जाकर हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं और उनको लगता है कि हम इस नेतृत्व में हमें विश्वास है, तो उस संगठन में अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी और बढ़ती है कि जनता हमारे साथ उस प्रकार के लोग भी बूथ पर भी यही हो रहा है कि बूथ पर भी कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा, और इस चुनाव में भी ये भूमिका मुझे लगता है कि बन सकती है, जो मैं बार बार संकल्प ला रहा हूं कि हर बूथ पर चुनाव जीतना, जो अमित शाह जी कहते हैं, यही चाणक्य नीति है कि हर बूथ पर चुनाव जीतकर जाना, इसकी रणनीतिक तैयारी हमारी बूथ पर हो, जिस पर कार्यकर्ता लगे। तो कांग्रेस मुक्त बूथ मुझे लगता है इस चुनाव में भी कुछ हद तक हम इसमें सफलता प्राप्त करने की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ वीडी शर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। 4 सीटें जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि कांग्रेस मुक्त बूथ की स्थिति भी इस उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगी। परेशानी में है वीडी शर्मा जी हैं, क्योंकि अपनी मूल पार्टी में उन्हें कोई भविष्य या देश के प्रति संभावना नहीं दिखती है। आने वाले समय में वीडी शर्मा इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, ये जानने में दिलचस्पी हम लोगों की रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल जहां तक उस उपचुनाव की बात है, तो वीडी शर्मा का आत्मविश्वास है, चारों सीटों जीतने के संदर्भ में कोई संशय नहीं। 2 नवंबर को पता चलेगा वीडी शर्मा जी का ये आत्मविश्वास वाकई आत्मविश्वास था या अति आत्मविश्वास।
इंतजार आपको भी और हमको भी, लेकिन अब दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। सादा प्रणाम।